बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सब भाइयों का बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ और आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ आए, अपना कीमती वक़्त निकाला और मेरे मौक़िफ़ को आगे पेश करने की मुझे जो है ना मुझे वक़्त दिया। तो कुछ दिन पहले मेरे कज़न मोहम्मद सलाह उमरानी ने एक प्रेस रिलीज़ की थी तहसीलदार के बारे में, इब्राहिम पलाल के बारे में। उन्होंने अपने खातों की जो है ना मुंतकिली बग़ैर किसी इजाज़त और जो है ना उन पे लोनिंग लेने के बारे में और कुछ बहुत सी ऐसे हक़ाइक़ थे जो इन्होंने बयान किए। फिर उसके बाद जो है ना हमारे कज़न वो आए और तहसीलदार के हक़ में जो है ना उन्होंने बड़ी-बड़ी बातें की, जिसमें ये कि तहसीलदार एक बहुत बड़े माशाअल्लाह शरीफ़ुन नफ्स इंसान हैं और जो हमारे कुछ मसाइल चल रहे हैं ज़मीनों के, जिनके बारे में उन्होंने बहुत बड़ी बात की कि जो है ना ये नाजायज़ और बेबुनियाद बातें की जा रही हैं, हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है, ड्राइवरों को रोका जा रहा है और बहुत सारी बातें। तो उनमें से कुछ नुकात हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जिसमें से एक बात तो ये बार-बार ये कह रही है कि तहसीलदार एक बहुत ही शरीफ़-उन-नफ्स इंसान है। तो मैं आप सबको बताता चलूँ मेरे अज़ीज़ भाई कि ये सिर्फ़ मेरा मसला नहीं है, एक ये मेरी ज़ात का मसला नहीं है, ये हमारा मसला नहीं है। ये तहसीलदार इससे पहले भी बहुत सी चीज़ों में मुलविस रहा है। अभी यहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई हैं, वो इस प्रेस के बाद मैं आपको इनकी तस्वीरें भी दूँगा, वो आप इनकी तस्वीरें शाया भी करेंगे और लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताएँगे भी सही। इसमें ये है खसरा नंबर 240 और 241 1984 में मोहम्मद वारिस के नाम पे हैं। खसरा नंबर 186 और खसरा नंबर 238 मोहम्मद बक्का के नाम पे हैं और खसरा नंबर 112, 187 वो मोहम्मद सलाह के नाम पे हैं। ये इनके नामों से कैसे हटे, उन पे कैसे लोनिंग हुई, एक-एक दिन में इस तहसीलदार ने, जब से ये नायब तहसीलदार था तब से लेकर आज तक इसने ये बड़ी प्लानिंग के साथ प्री प्लानिंग इससे उसी वक़्त से ये प्लानिंग चल रही है और जो है ना ये एक-एक दिन में एक खसरे को, यानी ये जो 238 खसरा है उसने मोहम्मद बक्का के नाम से हटाकर मोहम्मद वारिस के नाम पे दिया। फिर मोहम्मद वारिस से फिर वलीदाद, वलीदाद से फिर कलंदर बख्श, कलंदर बख्श से फिर राजा जान मोहम्मद, राजा जान मोहम्मद से फिर ये ज़फ़रुल्लाह, ज़फ़रुल्लाह से फिर वो अपनी अहलियाओं के नाम पे कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो जो है ना घुमा फिरा के खालिद ख़ान, घुमा फिरा के जो है ना हर नाम पे ट्रांसफ़र हो रहा है, बग़ैर किसी तस्दीक के ट्रांसफ़र हो रहा है। हर नाम के बाद ट्रांसफ़र होने के बाद फिर उन पे लोनिंग हो रही है। ये सब कुछ जब हमने इनकी जांच पड़ताल करें, हम इन सब चीज़ों से लाइल्म थे, इस किसी चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं था। जब हमने तहसील में जाकर इन चीज़ों को निकलवाया तो हमें पता चला या तो बहुत बड़ा घपला हुआ है, हमारे साथ तो बड़ी नाइंसाफ़ी। तो उस बारे में इन्होंने जब बात की तो फिर तहसीलदार के हक़ में ये निकला है कि ये तहसीलदार माशाल्लाह बड़ा शरीफ़-उन-नफ्स है। और मेरे भाई अभी कुछ दिन पहले ये जो है ना डेरा जेल से आए हैं। तो ये एक बंदे का मसला नहीं है, आए रोज़ इसके ये कारनामे चल रहे हैं। हम इस तहसीलदार के बारे में अपने इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन, मोतबरीन जो हमारे MP MNA हैं, जान मोहम्मद जान ख़ान जमाली साहब से, मीर फ़ारूक ख़ान जमाली साहब से पुरज़ोर इस बात की अपील करते हैं कि इस तहसीलदार को बराए मेहरबानी इसको लगाम डाला जाए और इसके जो करतूत है, जो इन्होंने काम किए, उसके बारे में थोड़ा-सा इसकी जांच पड़ताल की जाए और जो इसके मुतल्लिक़ इदारे, हम उन सब से अपील करते हैं कि जो हमारे साथ इस बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, इस नाइंसाफ़ी का अज़ाला भी किया जाए और जो हमारे जो ज़मीनों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बग़ैर किसी तस्दीक के चेंज किए गए, उनके बारे में कुछ सोच विचार किया जाए। और तहसीलदार साहब से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, तहसीलदार साहब, अगर हमारे इस मसले में कोई भी नुकसान होता है, कोई भी मसला होता है, कोई भी हम भाई हैं, वो हमारे चाचू हैं, हमारे भाई हैं, ज़ेब खान मेरा भाई है, वो एक एक्साइज़ इंस्पेक्टर है, मैं उसकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन जो आपने एक मसला हमारे दरमियान खड़ा किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी मसला हुआ तो आपकी गिरेबान हमारे हाथों से दूर नहीं होंगे इंशाअल्लाह। और दूसरा ये कह रहे हैं कि ये लोगों को ज़ेब खान ने ये एक बात की कि ये लोगों को जो है ना लालचें दे रहे हैं, हज और उम्रे के पैकेजेस उनको करवा रहे हैं, उनको घर कह रहे हैं कि हम आपको घर बना के देंगे। तो मेरे अज़ीज़ भाई, मैं उसके बारे में आपको ये बताता चलूँ कि हज और उम्रे के पैकेजेस किसी को नहीं दिए, घर बनाने का भी किसी को नहीं कहा है। सातक खान के 5 बेटे हैं, खान मोहम्मद, जान मोहम्मद, मोहम्मद बक्का,
और जो है ना वारिस खान और जो है ना रसूल बख्श, जो बड़े बड़े भाई हैं। उसके साथ साथ उनकी 5 बहनें भी हैं। हम जब इन्होंने कोर्ट में हमारे खिलाफ पिटीशन दायर की थी कि जो है ना ये बगैर किसी वजह के हमारे ज़मीनों पे मुदाखलत कर रहे हैं और हमारे ट्रैक्टरों को बंद करवा रहे हैं और जो है ना आबादी करने नहीं दे रहे हैं, तो उसके बाद हम जो हमारी मेरी फूफियाँ हैं, इनकी बहनें हैं, तो वो आईं और उन्होंने कहा कि सातक खान के सिर्फ आप वारिस नहीं हैं, हम भी उनके वारिस हैं भाई, तो हमें भी इस विरासत में शरीक किया जाए। तो उसके बाद हमने उनकी नाम से मुख्तियारनामा यानी अटॉर्नी पावर उन्होंने मुझे दिया और उसके नाम से हमने कोर्ट में एक पिटीशन दायर की कि भाई सातक खान के ये 5 बेटे नहीं हैं, उनकी ज़मीनों को ये हकदार नहीं है, उनकी बेटियां भी उनके हकदार हैं। जब उनको इस केस में शामिल किया जाएगा तो फिर इनको भी इस चीज़ से भी तकलीफ़ होगी कि आप बहनों को क्यों दे रहे हैं? भाई शरीयत ने बहनों को हिस्सा दिया है, सिर्फ आप अपने बाप के जो है ना खून से पैदा नहीं हुए, वो भी उसके हिस्सेदार हैं, उनको भी गोया के शरीक किया जाए। तो कोई इसमें जो है ना कोई हज और उम्रे के पैकेजेस नहीं दिए गए, कोई घर के, अपनी बहनों को हिस्सा देने की बात की गई, जिसकी ये आप देख भी सकते हैं और इसकी तस्वीर भी बाद में मुहैया की जाएगी। और इसके बाद ये कह रहे हैं कि हम फैसला करवाने के लिए तैयार हैं और ये फैसले से भाग रहे हैं और ये राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, फैसले से हम नहीं भाग रहे हैं, फैसले से हम बिल्कुल भी नहीं भाग रहे हैं। ये एक नहीं, आज से कुछ अर्सा पहले सरदार साहब, हमारे जो कौम के सरदार हैं, सरदार फ़तेह अली उमरानी साहब, उन्होंने जब हमारे गुज़िश्ता साल हमारा मसला हुआ था, हमारे डेरे तैयार थे तो मसला हुआ, सरदार साहब ने वक़्त दिया कि भई आ जाएँ, झगड़े में कुछ नहीं रखा, आ जाएँ बैठ के बात करते हैं। तो जब हम सरदार साहब के पास गए तो सरदार साहब ने दोनों फ़रीक़ैन की बात सुनी और जो उन्होंने पहले बात की कि हमारे इस मसले का जो है ना ये एक फ़ैसला हो गया है। तो मैं आपको इस बारे में भी बताता चलूँ कि सातक खान की जो मिल्कियत है, जो उनकी विरासत है, जो बेटों और बेटियों में बँटनी थी, वो 3 हिस्सों पे तक़सीम है। एक नसीराबाद में कोटपल्यानी में है, एक उस्ता मोहम्मद में है जो देह चांडिया में है, और जो दूसरी दुकानें और घर वगैरह प्रॉपर्टी जो शहर में 3 हिस्सों पे तक़सीम है। सबसे पहले जो कोटपल्यानी का हिस्सा हुआ, उसमें भी ये है कि एक-एक बंदा मुतफ़र्रिक़ तौर पर अलग हुआ है। खान मोहम्मद पहले अलग हुआ है, मोहम्मद बका और मोहम्मद वारिस बाद में अलग हुए हैं, मोहम्मद सलाह बाद में अलग हुए हैं। ये मुतफ़र्रिक़ तौर पर अलग हुए हैं, ये एक फ़ैसला हुआ ही नहीं है सबका। सबसे पहले आप खान मोहम्मद का फ़ैसला लाएँ, इसने इज़्ज़त के साथ एक बंदे को भी एक ढेला भी नहीं दिया है। जब जब इसके गिरेबान पे हाथ पड़ा है, फिर जो है ना इसने हिस्से भी दिए हैं और फिर उनको फ़ारिग भी किया है। पहले खान मोहम्मद अलग हुए हैं, फिर मोहम्मद बका, मोहम्मद वारिस अलग हुए हैं, फिर मोहम्मद सलाह। अब सबके फ़ैसले लाएँ ना, सबका दिखाएँ ना कि किस-किस के साथ क्या-क्या फ़ैसला हुआ है। तो फिर जब कोटपल्यानी का फ़ैसला हुआ, हमारे किसी इलाके के बड़े ही मुअज़्ज़िज़, मोतबर, मैं कदर की निगाह से उसको देखता हूँ, मैं उसकी इज़्ज़त भी करता हूँ। उन्होंने फ़ैसला किया जिसमें 200 एकड़ उसको इज़ाफ़ी दे दिए गए। भाई 200 एकड़ किस लिहाज़ से उसको आप ऊपर दे रहे हैं? सातक खान का क्या कोई वो ऊपर से आए और ये दूसरी जगह से आए? तो फिर उसका क्या हुआ कि भाई उस उस चीज़ पे झगड़ा हुआ। वहाँ पे ज़मीनें भी बंद हो गईं, वहाँ पे अल्लाह ना करे बड़ी खूनरेज़ी जंग होने वाला था। तो फिर उसको हटाने के लिए हमारी बिरादरी भी आई और हमारे कबीले के जिस बड़े शख़्स का उन्होंने नाम लिया, वो हमारे भी मुअज़्ज़िज़ हैं, मोहतरम हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। उन्होंने फ़ैसला किया। हम इस चीज़ को मानते हैं और तस्लीम करते हैं कि उन्होंने फ़ैसला किया इस जंग को दूर करने के लिए। फिर उन्होंने वो जो 200 एकड़ ज़मीन थी, वो उन्होंने फिर 5 भाइयों में दोबारा से फिर उनको तक़सीम कर दिया। फिर उसके बाद ये जो उस्ताद मोहम्मद की ये जो ज़मीन है, इसका कोई ख़ातिर ख़ाना फ़ैसला हुआ है। हाँ, ये जो पर्ची बार-बार दिखा रहे हैं, ऐसे घुमा के दिखा रहे हैं, उसमें जो इसमें आप देखें राइटिंग किसकी है। ये जब फैसला होता था, हालाँकि फैसला जो करता है, लिखता वो खुद है या अपने किसी बंदे से लिखवाता है। इसने सबके दस्तखत लेके खुद और लिखना शुरू किया, उसमें दे चांडिया ये वो फ़िलाँ वो सब कुछ उसने वो ऐड कर दिया है। तो इसकी कोई फ़ैसला नहीं हुआ है, ना हमारे शहर की प्रॉपर्टी का कोई फ़ैसला हुआ है। जिस घर में बैठा हुआ है, वो घर हमारे नाम पे है, हमें उसने बाहर निकाल के और वो खुद उस जगह पे काबिज़ हुआ है। ज़मीनें जो हमारे नाम पे थी, 2-2 बे 2 बिलाक यानी 2 बिलाक मोहम्मद वारिस के नाम थे, 2 बिलाक मोहम्मद बका के नाम पे थे, 2 बिलाक मोहम्मद सलाह के नाम पे थे, कुछ खान मोहम्मद के नाम पे थे। उन सब में बड़ा घपला हुआ है जिसकी सारे जो है ना तफ़सील मेरे पास पड़ी हुई है। तो फ़ैसले की मैं बात कर रहा था, ये कह रहे हैं कि फ़ैसले से भाग रहे हैं। तो जब सरदार
जी हाँ, जब सरदार साहब ने हमें बुलाया था, हम सरदार साहब के पास गए थे, तो यही बात जो उस दिन इन्होंने की कि फ़ैसला हो गया है। सरकर्दा साहब भी हमारे जो सरकर्दा हुसैन बख्श खान साहब हैं, हमारे कबीले के बहुत बड़े मोअज़्ज़िज़ शख़्स हैं, वो भी वहाँ पे बैठे हुए थे। तो सरदार साहब ने उनसे पूछा कि हाँ भाई, आपने इनका फ़ैसला किया है? वो तो उन्होंने कहा, जी हाँ सरदार साहब, हमने क्या फ़ैसला किया है। तो उन्होंने कहा कि आप ज़मीन पे गए थे? कहा, जी नहीं, मैं ज़मीन पे नहीं गया था। आपने ज़मीन की पैमाइश करवाई थी? जी नहीं, मैंने पैमाइश नहीं करवाई थी। आपको पता है कि ज़मीन कितनी थी? कितनी ज़मीन से कितना हिस्सा दे रहा हूँ? कितना-कितना किस-किस को दे रहा हूँ? फरमाया, मुझे कुछ पता नहीं था, बस ये भाई बैठे हुए थे, सारे कह रहे थे कि भई हमें शीरो-शकर कर दो, शीरो-शकर कर दो। हम जो है ना लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तो मैंने इनको शीरो-शकर कर दिया। तो सरदार साहब ने एक बात की कि जाओ भई अपनी ज़मीनों की पैमाइश करो और मेरे पास आ जाओ, बताओ कितनी ज़मीनें हैं, फिर मैं आपका फ़ैसला करता हूँ। वहाँ से उठा, सरदार साहब के पैर पड़ा, अपनी टोपी उतार के सरदार साहब के पाँव में रखी कि भई मैं फ़ैसला करने के लिए नहीं आया हूँ। उसके बाद सरदार साहब ने ये एक लेटर हमको दिया। ये लेटर दिया इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन के नाम, जिसमें सब्ज़ अली ख़ान उमरानी साहब हमारे परयानी कबीले के बड़े हैं, ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान रिंद साहब और रियाज़ अहमद हिजवानी साहब के नाम उन्होंने एक लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि आप इलाके के मोतबर हैं, इनकी ज़मीनों पे जाएँ, अपनी निगरानी में इनकी ज़मीनों की पैमाइश करवा के आप एक रिपोर्ट मुझे दे दें, ताकि उस हिसाब से मैं इनका फ़ैसला कर सकूँ। तो इस चीज़ पे जो है ना, ये बड़े बरहम हो गए कि कौन ऐसा मर्द का बच्चा है जो मेरी ज़मीन पे आता है और ज़मीन को पैमाइश करता है। तो पैमाइश नहीं हुआ। उसके बाद फिर ज़मीन क्योंकि हमारी मुश्तरका थी, हम सारे एक ही ज़मीन पे थे, वाटर कोर्स हमारे बंद हो गए, हमारी ज़मीनें गैराबाद हो गईं, हल वगैरह की कोई किसी को इजाज़त नहीं थी। हम हमारी ज़मीनें भी हैं, उनकी सारी क्योंकि मुश्तरक हैं। तो फिर उसके बाद ये गए कोर्ट में गए और कोर्ट में हमारे खिलाफ़ एक पिटीशन दायर की कि ये मुझे ज़बरदस्ती क्लेशनकोफ़, हमने तो भई ज़िंदगी में वो एक चींटी भी नहीं मारी, कोई मच्छर भी नहीं मारा, तो आप हमारे खिलाफ़ दहशतगर्दी के केसेस वो कर रहे हैं। 107 की दरख्वास्त भी दे दी हमारे खिलाफ़ कि ये मुसल्लह होके सारे मेरे पीछे पड़ रहे हैं। उनके पास थी एक कोई 86 मॉडल अल्टो उनके साथ थी और उन्होंने लिखा है कि 2018-17 मॉडल जीएलआई मेरे पीछे पड़ी। मैं जान बचा के कोर्ट में दाखिल हो गया, तो 88 मॉडल से जीएलआई से आप निकल के और कोर्ट में दाखिल हो गए, अपनी जान बचाई है। तो उन्होंने ये पिटीशन दायर की। फिर उसके बाद हम भी अपना हक़ महफूज़ रखते हैं कि हम भी कोर्ट में जाएँ, मुअज़्ज़िज़ अदालत को बताएँ कि आपकी जो है ना आँखों में ये धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमने उनकी पिटीशन जब उन्होंने दाखिल की, तो कोर्ट ने उनको ये जो बार-बार स्टे की बात कर रहे हैं कि स्टे मिला, बिल्कुल इनको स्टे मिला। कोर्ट ने जब इनकी पिटीशन इन्होंने दाखिल की, उसके बाद इनको जो है ना कोर्ट ने स्टे दे दिया, लेकिन इन्होंने काम न करवाया। उसके बाद जब कुछ दिनों के बाद हमारी पिटीशन गई, तो उसके बाद केस कुछ दिन चला। कुछ दिन चलने के बाद कोर्ट ने एक स्टे ऑर्डर हमारे हक में दाखिल किया। ये है वो स्टे ऑर्डर। वो अप्रैल और मई की बात कर रहे हैं, ये मेरे भाई 2 जून की है। और 2 जून की क्या, आप आज भी अगर कोर्ट के कहेंगे तो मैं एक नया जो आज कल के डेट का होगा, आज शायद इतवार है, कल के डेट का आपको मैं ये स्टे लाऊँगा, जिसमें कोर्ट वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि अगर कोई इंग्लिश पढ़ने वाला हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पार्टीज़ आर डायरेक्टेड टू मेंटेन स्टेटस को टिल नेक्स्ट, यानी पार्टीज़ को ये हिदायत की जा रही है कि जो चीज़ जिधर पड़ी हुई है उसको उधर ही रहने दें। किसी को इजाज़त नहीं है, जब तक कोर्ट का कोई फ़ैसला आता है, आप कोर्ट के अमल में मुदाखलत नहीं कर सकते। इनको अगर चाहे इनके खिलाफ़ तो तौहीन अदालत का भी केस दाखिल होना चाहिए। उनके बाद ये उस ऑर्डर के बाद ये गए एसपी साहब के पास। ये जो एसपी साहब की बात कर रहे थे कि हम एसपी साहब के पास गए, उन्होंने भी हमारी वो कह रहे हैं कि कोर्ट में भी हमें इंसाफ़ नहीं मिला, एसपी साहब के पास भी हमें इंसाफ़ नहीं मिला, एसएचओ सिटी साहब ने भी ये जो है ना हमारे साथ इंसाफ़ नहीं किया। भाई इंसाफ़ का क्या तकाज़ा है आपके नज़दीक? आपके नज़दीक इंसाफ़ का ये तकाज़ा है कि एसपी साहब आते, हमें घरों से पकड़ते, हमें लॉकअप करते, हमें मारते, आपके नज़दीक इंसाफ़ का ये तकाज़ा है? आपके नज़दीक इंसाफ़ का ये तकाज़ा है कि एसएचओ सिटी आते, हमें ज़लील करते, आपके नज़दीक इंसाफ़ का ये तकाज़ा है। एसएचओ सिटी बहुत ही नेक इंसान और मुखलिस है। मैंने इस जैसा एसएचओ अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा भाई। मैं एक अपने ज़मीर की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल फ़र्ज़शनास और अपने काम को सही तरीके से अंजाम देने वाला एसएचओ है। एसपी साहब ने भी बिल्कुल जो उनका काम था, उन्होंने एक जो है ना यानी एसपी साहब ने एक इंक्वायरी टीम बनाई इस पे। जब उन्होंने एसपी साहब को दरख्वास्त दी, उन्होंने एक इंक्वायरी टीम बनाई जिसमें
जो है ना सिटी के एसएचओ और 1-2 एसआई वगैरह थे, वो आए, हमारी ज़मीनों का पहले उन्होंने जायज़ा लिया, हमारी बात सुनी और उनकी बात सुनी। और जब हमने उनको कोर्ट का ये स्टे दिखाया तो उन्होंने कहा कि भाई, हम फिर उसके बाद एसपी साहब से खुद भी जाके मिले, जिसका ये दरख्वास्त भी है, हमने एसपी साहब को दरख्वास्त भी दी और एसपी साहब से जाके मिले भी सही। तो एसपी साहब ने कहा कि भाई, कोर्ट के काम में हमें मुदाखलत करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब तक कोर्ट में काम चल रहा है तो पुलिस उसमें कुछ भी नहीं कर सकती। तो सरदार साहब के बाद फिर हम इलाके के मोतबर रिंद कबीले के बड़े हैं, ग़ुलाम मुस्तफ़ा रिंद खान साहब, उनके पास भी गए थे। तो उन्होंने ये अर्ज़ किया कि सरदार साहब ने आपका नाम लिया था, तो उन्होंने एक ख़त उनके नाम लिखा कि भाई आप आ जाएँ। तो उन्होंने उसको भी खातिर में ना लाते हुए कहा कि मैं आपको अकेले में आके मिलूँगा, लेकिन इनके साथ मैं बैठना नहीं चाहता। और इसके अलावा भी हमारे अपने कबीले के बहुत से लोग आए मुलाकात के लिए कि भाई बैठे, मसले का हल निकालें, छोटी सी बात है, बढ़ जाएगी, फिर बाद में ये संभालने से भी नहीं संभलेगी। इन्होंने कहा कहीं भी बैठने की नौबत को इख्तियार नहीं किया। अभी कुछ दिन पहले, आज से ऐसे गोया तकरीबन कोई 10-15 दिन पहले, ये खुद गए यहाँ से कराची गए। कुछ तस्वीरें भी गर्दिश कर रही थी, मैं आपको वो तस्वीरें भी दे सकता हूँ, वो तस्वीरें मौजूद हैं। वो यहाँ से गए, कराची गए, सरदार साहब नाराज़ थे क्योंकि सरदार साहब के वो मजलिस से उठ के आए थे। सरदार साहब को मिन्नत समाजत की, उनको राज़ी किया। हफ़्ता वहाँ पे सरदार साहब के आप कदमों में पड़े हुए थे उसको राज़ी करने के लिए, उसको राज़ी किया। फिर उसके बाद जब सरदार साहब राज़ी हो गए कि भाई ठीक है, मैं आपका मसला हल करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं जो पार्टी जो कह रही है, मैंने जो बात पहले की थी, मैं ज़मीन की पैमाइश करवाऊँगा। तो ये इस बात पे पहले तो राज़ी हो नहीं रहे थे, फिर उसके बाद राज़ी हो गए। फिर ये बीच में बारिशें वगैरह हो गई, तो इसमें ज़मीन वगैरह बिक गई। लेकिन सरदार साहब के 4 बंदे आए हमारे पास। वो आए, उन्होंने कहा कि भाई सरदार साहब ने हमें भेजा आपकी ज़मीन पैमाइश करनी है। तो बारिश की वजह से ज़मीन पैमाइश तो गोया न हो सकी, लेकिन दोनों फ़रीक़ों को उन्होंने ठहरा के ये बात की कि भाई आप दोनों एक बात पर मुत्तफ़िक हो जाएँ, तो गोया की पैमाइश हो गई। तो 9 बिलाक पे वो भी एग्री हो गए और हम भी एग्री हो गए। उन्होंने भी कहा कि 9 बिलाक हैं, भाई ठीक है, हमने भी कहा 9 बिलाक हैं। जब ये चीज़ हो गई तो सरदार साहब ने, मुहर्रम के दिन थे, 10 मुहर्रम के 1-2 दिन जब गुज़र गए तो उसके बाद फिर सरदार साहब के पास ये फिर गए कि भाई डेट दे दें, शाली का टाइम निकला जा रहा है, खीरतर पे ज़मीनें हमारी, वाटर कोर्स अपना अलग है, कोई परेशानी भी नहीं है, जमाली साहब भी बड़े मेहरबान हैं हमारे, कोई दिक्कत नहीं है पानी की। तो फिर इन्होंने क्या किया, सरदार साहब ने हमें कॉल की कि भाई ये इधर रसूल बख्श मेरे पास बैठा हुआ है, गोया के कराची बहरिया टाउन में, तो आप भी आ जाएँ ताकि आपका मसला हल करें। इस टाइम तकरीबन इसके करीब सरदार साहब का कॉल आया। तो हमने कहा कि भाई सरदार साहब आप अभी कहें, हम अभी निकलते हैं। अगर रात का टाइम है तो सरदार साहब ने कहा आप इतनी जल्दी ना करें, आप सुबह फर्स्ट टाइम निकलें। सुबह हुई, हम यहाँ से गाड़ी टैक्सी करवाया, 35,000 उसको किराया दिया, यहाँ से निकले। जब वहाँ कराची जाके पहुँचे, सरदार साहब के पास हमारी हाज़िरी हुई है, तो ये मौसूफ़ नज़र ही नहीं आ रहे। तो सरदार साहब ने अपने ड्राइवर को कहा कि भाई इसको कॉल लगाओ, ये कहाँ से मैंने इन लोगों को बुलाया है, इसको बुलाओ, ये है किधर? जब इसको कॉल की तो सरदार साहब को, ड्राइवर को बोल रहा है कि मैं तो जो है ना अपना कंबर पहुँच गया हूँ, कभी कहता है मैं गड़ी खैरो पहुँच गया हूँ, कभी कहता है मैं जाके अपने घर वालों से मशवरा करके आता हूँ, कभी कहता है मैं अपने बेटों से मशवरा करके आता हूँ। सरदार साहब ने कहा भाई आपने कोई मजाक बनाया हुआ है, कोई ये बच्चों का खेल है, या मुझे आपने बच्चा समझ के रखा हुआ है? पहले आए हो, वहाँ से उठ के चले गए हो, फिर आया है, मिन्नत समाजत की है, मुझे राज़ी किया है, डेट लिया है, ज़मीन पैमाइश करवाई और फिर बोल रहे हो मैं मशवरा करूँ? मशवरा करना था तो पहले करते। तो फिर क्या हो गया, सरदार साहब ने इसकी कॉल काट दी, भाई सही है, जाओ अपने मसले को खुद हल करो। उसके बाद भी बहुत से लोगों ने कोशिश की कि सुलह कराने की, लेकिन ये कहीं बैठने के लिए तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला चाहते हैं। नहीं भाई, हम सरकर्दा हुसैन भाई खान साहब से भी राज़ी थे, लेकिन इस शर्त पर कि वो हमारे मौक़िफ़ को सुने। अभी कुछ दिन पहले ये जो बोल रहे थे कि कबूला पर भी वो हमारे शख्स नहीं पहुँचे हैं और इन्होंने जो है ना वो पीछे से प्रेस रिलीज़ की है, तो उनको ये क्या कह रहे हैं कि भाई सोहराबी करो। सोहराबी का क्या मतलब है? बस ऐवें ही चलाते जाओ। क्यों ऐवें ही चलाते जाओ? बैठो हमारे साथ, आओ टेबल टॉक करो हमारे साथ, आप आमने-सामने बैठो। आपके पास 7 बिलाक क्यों हैं? हमारे पास ये 3 मुश्तरक बेटे, ये साता खान के बेटे हैं, इन तीनों के पास मुश्तरका 3 बिलाक हैं। आपके पास 5 बिलाक, 7 बिलाक क्यों हैं? आपने हमसे ज़मीनें खरीदी हैं, आप लाओ, उसका रिकॉर्ड लाओ। आपने खान मोहम्मद से ज़मीन खरीदी है, उसका रिकॉर्ड लाओ। अच्छा, सबसे पहले वो हमारे चाचू हैं, बड़े चाचू हैं, जिनका नाम कह रहे थे कि वो नहीं आ रहे, वाक़ई वो कह रहे हैं कि भई मैं न्यूट्रल हूँ।
आप भी भाई हैं, वो भी भाई हैं, मैं आपके बीच में आके क्या करूँगा? मुझे तो हिस्सा पूरा मिला हुआ है। आप ये बताएँ कि खान मोहम्मद खान को आपने 2 ब्लॉक क्यों दिए? सबसे पहले वो जुदा हुए। क्या वो खान मोहम्मद खान के बेटे थे? ये खान मोहम्मद खान ये जो है ना सातक खान के बेटे नहीं है? दूसरे नंबर पर मोहम्मद बका जुदा हुए, जिसकी मैंने तफ़सील ये बनाई हुई है। ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। 320 जिरेब है, 320 यानी 160 एकड़ है सातक खान के टोटल कुल मिला के, जिसमें से वो 64 जिरेब तो दे रहे हैं खान मोहम्मद खान को और बाद वालों को वो रगड़ते हुए जा रहे हैं। आपके पास 178 जिरेब क्यों है? आपने कहाँ से लाए? इसका आप थोड़ी सी तफसील दे देना। हम तो ये कह रहे हैं कि आप बैठ के हमें इस चीज़ की तफसील दे दें, मसला हल है। वो बैठने के लिए तैयार नहीं है, वो कहते हैं कि हम बैठेंगे नहीं आपके साथ। आप कौन होते हैं? सारी ज़िंदगी आपको मैं आपको ये एसएचओ साहब का क्या नाम था? ये जो करीम शाहवानी एसएचओ था, ये हमारे कज़न है बैठे हुए, नंगा करके इनको कमीज़ उतार के इनको रात को शराबें भी पीते थे और बैठ के जो है ना इनको कभी बंधवा के ले जा रहे हैं, कभी इनको थानों में लॉकअप करवा रहे हैं। वो दौर गुज़र गया है भई, अभी वो दौर नहीं है। तो ये उसकी तस्वीरें, इसकी भी मैं आपको तस्वीर दे सकता हूँ। और ये टोटल खसरे नंबर है हमारे, जो सातक खान अपनी ज़िंदगी में छोड़ के चले गए थे। ये टोटल खसरे नंबर है उसके। ये वो जगह है जिस पे वो कब काबिज होके बैठे हुए हैं, जो हमारे नाम पे है। ये 98 और 98/1 ये मोहम्मद वारिस के नाम पे है। ये मोहम्मद वारिस, जिसका कुल रकबा कोई 5,500 फुट बनता है। और ये 98/2 ये जगह 3 हिस्सों पे तकसीम की हुई है। और ये 98.2 ये मोहम्मद सलाह के नाम पे है। जिस चीज़ के खाते हमारे नाम पर है उस पे ही वो काबिज होके बैठा हुआ है, तो जो हमारे पास नहीं है तो उसमें हमारे साथ वो क्या किया होगा उसने। और इस वक्त ये टोटल एकड़ों की तादाद है, जो खसरे नंबर है उसके हिसाब से कितने एकड़ है, ये सारे एकड़ों की तादाद इधर लिखी हुई है। और उसके अलावा अभी ये 3 शरीक बैठे हुए हैं, इनके नाम पर ये सिर्फ 2 ब्लाक के खाते हैं। खसरा नंबर 238 जो मोहम्मद बका के नाम पे था, 10 बंदों से ट्रांसफ़र होते हुए और लोनिंग होते होते मोहम्मद वारिस के नाम पर आ गया। एक ब्लाक ये, और एक ब्लाक हम आपका ममनून और मशकूर है कि आपने 187 को छेड़ा नहीं, ज़्यादा उसको रहने दिया, उसके नाम पर ये मोहम्मद सलाह के नाम पे शुरू से था और आज तक है एक ब्लाक। 3 फ़रीक़ैन हैं, खाते हमारे पास 2 ब्लाकों के हैं। क्यों भाई? किस लिए? तो ये सारी चीज़ें थी, यही चीज़ें आपको बतानी थी। तो सबसे शुरू में भी मैंने अपनी बात जब शुरू की और मैं अपनी बात ख़त्म करने लगा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि सारी ये जो बार्गेनिंग है और ये जो सारा मसला है, ये तहसीलदार से शुरू हुआ है और ये ख़त्म भी तहसीलदार साहब पर ही होगा। तो ये इन्होंने बहुत बड़ी वो अच्छा, मैं और ये बात भी बताना चाहूँ, ये कह रहे हैं कि ये जो शरीफ़ुन-नफ़्स, तो मेरे भाई इस शरीफ़ुन-नफ़्स का एक वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ है, जो मैं वक़्त आने पर दूँगा, जिसमें वो बरमला अपने मुँह से ये इज़हार कर रहा है कि मैंने पैसे तो नहीं लिए, लेकिन दोस्ती में मेरे साथ ये थोड़ा बहुत जो है ना मैंने दोस्ती में थोड़ा बहुत किया है, तुमने जुगा लगाया है, तुमने लोगों के घरों को तबाह किया, इधर तुमने ये थोड़ा मसला किया है, ये इसको आप हल्के में न लें, ये बहुत बड़ा मसला है। मैं इस बात का मुतालबा करता हूँ, जो जो भी इसके मुतल्लिका इदारे हैं, डीसी साहब हैं, हमारे एससी साहब हैं, जो हमारे इलाके के एमपी एमएनए साहब हैं, या जो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, या वज़ीर आला है, वज़ीर दाखिला है, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है, कोर कमांडर है, मैं उन सब से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि खुदारा इस मसले को नोटिस में लिया जाए और इस जालसाज़ और धोखेबाज़ और इस जो है ना तहसीलदार के खिलाफ़ फौरी कार्रवाई की जाए और हमारे इस मसले की जांच पड़ताल की जाए। अच्छा, उसमें ये एक बात मैं बताना भूल गया, कोर्ट ने भी ऑर्डर किया हुआ है तहसीलदार को कि आप इसके जो गुज़िश्ता रिकॉर्ड है वो लें। अब बार-बार कोर्ट नोटिस कर रहा है, लेकिन वो जो पिछले रिकॉर्ड हैं वो भी नहीं ला रहे। तो हम अब मुतल्लिका इदारों से इस बात की अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी हमारे इस मसले का नोटिस लिया जाए और तहसीलदार को आड़े हाथों लिया जाए।